है गाइस, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। तो कैसे हो? आई विश बहुत बढ़िया होगे और आपकी पढ़ाई और भी बेटर चल रही होगी। ठीक है, जैसे कि मैं बात करूं ब्रह्मास्त्र बैच जो कि हमारे क्लास 11 एंड क्लास 12 के लिए स्टार्ट हुई है। ठीक है, और ये हमारी फर्स्ट वीडियो रहने वाली है इकोनॉमिक्स की। ठीक है, जो कि हम इस वीडियो में पूरा जो सिलेबस है ना, यानी कि हम क्लास 12 के अंदर जो इकोनॉमिक्स जो हमारा सब्जेक्ट है 12 के अंदर हम कौन कौन सा टॉपिक्स, कौन कौन से चैप्टर्स, कौन सी बुक्स को फॉलो करेंगे, इन सारी चीजों को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, जो कि सारी कंफ्यूजन आपकी दूर हो जाएगी। क्योंकि भैया मैं ये नहीं चाह रहा हूं कि आपके बैच स्टार्ट हो गए, क्लास चल रहा है, ठीक है, और उसमें आप कमेंट कर रहे हो कि मतलब जो भी कमेंट करोगे इन फ्यूचर, भैया आप कौन सी बुक फॉलो कर रहे हैं, तो भैया ये डाउट्स ना रहे आपके मन में और आपके दिमाग में। तो उन सारी चीजों को, उन सारे डाउट्स को इस वीडियो में कंप्लीटली, ठीक है, तो चलो बिना कोई देरी के हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखो, पहला नंबर में बताऊं, हमारा ये जो जो वीडियो है ना, ठीक है, जो सिलेबस हम बताने वाले हैं वो मैं अपने मन से नहीं बता रहा हूं, किसी के कहने पे नहीं बता रहा हूं। ठीक है, मैं ये टोटली सीबीएसई के ऑफिशियल वेबसाइट से हमने ये सिलेबस डाउनलोड किया है। ठीक है, जो कि आप टोटली जाके उस सीबीएसई के वेबसाइट पे यही चीजें सेम देखोगे। ठीक है, और ये सारी चीजें मैं आपको एक नॉर्मल तरीके से बता दूंगा। ठीक है, क्योंकि वहां पे तुम देखोगे समझ में नहीं आएंगे, फिर आप कंफ्यूज रहोगे, तो इससे बढ़िया मैं ही बता दे रहा हूं आपको। ठीक है, आपको ज्यादा मेहनत भी ना करना पड़े। ठीक है, तो देखो इसमें करना क्या है आपको, मैं बात करूं, पहले नंबर आप ये बताओ कि भैया आप बुक्स कौन सी फॉलो करते हो। हाँ जी, आप बुक्स कौन सी फॉलो कर रहे हो। तो पहले नंबर बता दो कि जो भी मैं बुक फॉलो कराऊंगा, ठीक है, जो भी मैं बुक्स फॉलो करूंगा, मतलब जो भी चीजें मैं पढ़ाऊंगा ना, पहला नंबर पेन चेंज कर लेता हूँ। ठीक है, जो भी चीजें मैं पढ़ाऊंगा एनसीईआरटी को फॉलो करते हुए पढ़ाऊंगा। ठीक है, क्योंकि जो आपके बोर्ड एग्जाम में जो क्वेश्चन बनते हैं वो सारे एनसीईआरटी बेस्ड होते हैं, मतलब सारे एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे वो इंडियन इकोनॉमी हो, चाहे वो माइक्रो इकोनॉमिक्स हो। ठीक है, और ये सारी चीजों को पढ़ने के लिए ऐसा नहीं कह रहा हूं ना कि आप इंडियन को या माइक्रो इकोनॉमिक्स को ले लो और एनसीईआरटी ही केवल पढ़ो। ठीक है, ऐसा तो मैं नहीं बोल रहा हूं। आपको एक रेफरेंस बुक लेना ही पड़ेगा। ठीक है, ठीक है, रेफरेंस के लिए आपको बुक्स पढ़ने पड़ेंगे, क्योंकि इसमें उतनी डिटेल में नहीं दिया गया है और इस सारी बुक में एनसीईआरटी में इतना ज्यादा अच्छे से पढ़ाया नहीं गया है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं, ध्यान देना ये क्लास। तो मैं बात करूं आगे, इस इंडियन इकोनॉमी को में कौन सी बुक भैया आप फॉलो करोगे। ठीक है, तो देखो पहला नंबर में टी आर जैन, ठीक है, टी आर जैन हो गया, या टी आर जैन वीके ओवरी हो गया। ठीक है, फिर या आप संदीप संदीप गर्ग हो गया। ठीक है, संदीप गर्ग हो गया। ठीक है, इन दोनों बुक्स अगर आप नहीं लियो ना, तो इन्हीं दोनों लोग का बुक ले लेना। मैं स्टार्टिंग में ही बता दिया हूँ, एक हमारा वीडियो है और लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहा हूँ। ठीक है, या पिन कर दे रहा हूँ कमेंट में, आप वहां से देख सकते हो। ठीक है, अगर आप बुक नहीं लियो तो माइक्रो का या इंडियन का, दोनों का, टी आर जैन की बुक ले सकते हो या संदीप गर्ग की बुक ले सकते हो। ठीक है, हाँ, अब भैया आपकी जो कंटेंट है, आपकी जो वीडियो है, या आप जिससे पढ़ाने वाले हो, आप कौन सी बुक फॉलो कर रहे हो। तो भाई देखो, हमारा जो कंटेंट होगा ना वो एनसीईआरटी से भी होगा, संदीप से भी होगा एंड टी आर जैन से भी होगा। ठीक है, क्योंकि हमको पूरा मिक्सअप करके पढ़ाना होता है। ठीक है, अच्छा भैया ऐसे क्यों, तब तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि भैया हमें तुमको एकदम बेटर लैंग्वेज में, बेटर तरीके से समझाने होते हैं। ठीक है, तो अगर मैं केवल एनसीईआरटी को फॉलो कराऊंगा तो आप नहीं समझ सकते हो। ठीक है, मुझे एग्जाम्पल, तरह के एग्जाम्पल देखने वाली चीजें होती हैं। ठीक है, तो मैं इन सारी चीजों को, मैं हमारे पास तीनों बुक है। ठीक है, तो तीनों चीजों को मैं देखते हुए नोट्स बनाता हूँ। आपका जो हमारे पीपीटी बनते हैं ना, वो सारे तीनों बुक्स के कंबाइनिंग होते हैं। ठीक है, तो आप इन सारी चीजों से कंफ्यूज मत रहो। ठीक है, कि भैया बुक्स कौन सा फॉलो करो या भैया आप कैसे पढ़ाने वाले हो। ठीक है, मैं इन तीनों बुक्स से पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, जो भी मतलब रियल लाइफ एग्जाम्पल हो गए, मैं सारे एग्जाम्पल को फॉलो करते हुए आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है, चलिए भैया आप ये बताइए कि हमारे कौन कौन से बुक्स रहने वाले हैं एंड कौन कौन से बुक्स में क्या क्या चैप्टर रहने वाले हैं।
ठीक है। तो देखो पहला नंबर में बात करूं, हमारे जो इकोनॉमिक्स क्लास 12 के जो बोर्ड एग्जाम होंगे, तो उसका जो सब्जेक्ट कोड होगा ना वो 030 होगा, जो कि आपने क्लास 11th में ही, ठीक है, अभी तो क्लास 12 में चले गए हो, क्लास 11th के मिड में ही या सितंबर अक्टूबर में आपने एग्जामिनेशन फॉर्म फिल किए होंगे, ठीक है। तो उसमें आपको ये सारी चीजें लिख के आनी होंगी। फिर मैं बात करूं, आपके जो एग्जाम होते हैं ना, जो बोर्ड एग्जाम होते हैं जो थ्योरी, वो तुम्हारे 80 मार्क्स के होते हैं। हाँ जी, वो तुम्हारे 80 मार्क्स के एग्जाम होते हैं। एंड जो तुम्हारे 20 मार्क्स के जो बचे, वो तुम्हारे प्रोजेक्ट होते हैं। उस प्रोजेक्ट में तुमको फाइल बनाना पड़ता है एंड वाइवा एग्जाम भी मतलब देना पड़ता है, ठीक है। फिर मैं बात करूं, हमारे पार्ट ए में पार्ट बी में कौन कौन सी भी बुक है, ठीक है। तो पार्ट ए में इंट्रोडक्टरी, ठीक है, या इंट्रोडक्शन बोल सकते हो, मैक्रो इकोनॉमिक्स, यानी कि आपने क्लास 11th में माइक्रो पढ़ा होगा, राइट, लेकिन आपको इसमें मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ना है, ठीक है। माइक्रो क्या होता है, इंडिविजुअल लेवल पर काम करता है एंड ये होल लेवल पे काम करता है। तो इन सारी चीजों को आपको पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है। फिर मैं बात करूं नेक्स्ट पार्ट की, हमारे इस माइक्रो इकोनॉमिक्स में ना नेशनल इनकम कैसे निकालते हैं, ओवरऑल पूरे इंडिया का जो नेशनल इनकम होता है, एग्रीगेट जो चीजें होती हैं वो क्या कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसमें कौन कौन से कॉन्सेप्ट होते हैं ना, वो माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं मेरे भाई, ठीक है, समझ रहे हो। फिर मनी एंड बैंकिंग, यानी कि मनी क्या होता है, बैंकिंग क्या होता है, ठीक है, इन सारी चीजों को हम देखते हैं, ठीक है। और ये जो हमारा मनी एंड बैंकिंग है ना, वो तुम्हारे एग्जाम में 6 मार्क्स के आएंगे, ध्यान देना, 6 मार्क्स के आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। एंड जो मनी यानी कि नेशनल इनकम होता है रिलेटेड एग्रीगेट्स, वो तुम्हारे 10 मार्क्स के पूछे जाएंगे, ठीक है। 10 मार्क्स, अगर आप एक पूरा यूनिट पढ़ लिए नेशनल इनकम का, ठीक है, 3-4 चैप्टर ही है, ठीक है, क्योंकि उसमें से 2 चैप्टर तो तुम्हारे थ्योरी है एंड 1 या 2 चैप्टर तुम्हारे प्रॉब्लम सॉल्विंग है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। एकदम 2-3 क्वेश्चन करोगे ना बिल्कुल आ जाएगा, ठीक है। हमारे टॉपर सीरीज कोई देख लो, प्लेलिस्ट में बना होगा, अब उसमें से जाके चेक कर लेना, ठीक है। एकदम नॉर्मल तरीके से मैं बता रहा हूँ, वही उससे बेटर इसमें मैं कोशिश करूंगा, बताऊंगा, ठीक है। तो ये चीजें होती हैं। फिर मैं बात करूं डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, जो कि तुम्हारे 12 मार्क्स के रहने वाले हैं। हाँ मेरे भाई, 12 मार्क्स, यानी कि आप केवल डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, जो टॉपिक है, जो चैप्टर है, आप उसको पढ़ लोगे ना, 12 मार्क्स के आपके कवर अप हो जाएंगे, ठीक है, ध्यान दो। और ये समझ लो ना, बहुत इजीएस्ट वे में समझाऊंगा, और ये बहुत इजी भी है, ठीक है। बहुत बच्चों का हवा बना रहता है कि भैया ये माइक्रो इकोनॉमिक्स बहुत टफ लगता है, या ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, क्योंकि आप मुझसे पढ़ोगे तो सारी चीजें इजी लगेंगी आपको। फिर मैं बात करूं गवर्नमेंट बजट, यानी कि सरकारी बजट क्या होता है, ठीक है, कैसे क्या रूल्स रेगुलेशन इसके होते हैं, कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, वो चीजें पढ़ोगे। फिर बैलेंस ऑफ पेमेंट, कैसे हम पेमेंट को बैलेंस करते हैं, ठीक है, वो सारी चीजें, जो कि हमारा 6 मार्क्स के आएंगे। एंड गवर्नमेंट बजट भी हमारा 6 नंबर का आता है, और टोटल ओवरऑल हमारा जो 40 मार्क्स के मैक्रो इकोनॉमिक्स पूछे जाते हैं, ठीक है। फिर तुम आ जाओ इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट से, ठीक है, यानी कि इंडियन इकोनॉमिक्स के अंदर हम क्या पढ़ते हैं। तो पहला नंबर देख लो, इसमें हम पहला नंबर देखेंगे डेवलपमेंट एक्सपीरियंस 1947, यानी कि हमारे जब देश आजाद हुआ था तो क्या परिस्थिति थी हमारे इंडिया के अंदर, ठीक है। 47 टू 90s के बीच में हम जो एक्सपीरियंसेस हुए थे हमारे इंडिया के अंदर, वो सारी चीजें हम देखेंगे, सारी कवर अप करेंगे। फिर मैं बात करेंगे इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की, ठीक है, जो कि 1991 में हुई थी, 1991 के अकॉर्डिंग ये सारी चीजें हम कवर अप करेंगे। और ये सारे मार्क्स ना, वो मतलब ये सारे दोनों चैप्टर्स हमें 12 मार्क्स से कवर अप हो जाएंगे। अगर आप इन दोनों चैप्टर्स को ही आप अच्छे से पढ़ लोगे ना, तो आपके 12 मार्क्स के कवर हो जाएंगे भाई, समझ रहे हो। फिर देखो करंट चैलेंजेस, यानी कि करंट चैलेंजेस फेसिंग इंडियन इकोनॉमी, जो कि तुम्हारा टोटल यूनिट तुम्हारा 20 मार्क्स के होने वाले हैं। फिर आप देख लो डेवलपमेंट एक्सपीरियंस ऑफ इंडिया कंपैरिजन विद नेबर्स, ठीक है, जो जैसे चाइना हो गया, पाकिस्तान हो गया, ठीक है, नेपाल हो गया, मतलब इन सारे लोगों का हम कंपैरिजन करते हैं,
ठीक है, नेपाल नहीं, इंडिया, पाकिस्तान और चाइना। ठीक है, इंडिया हो गया, पाकिस्तान हो गया एंड चाइना हो गया। ठीक है, इन सारी चीजों, इन तीनों कंट्रीज का हम डिफरेंस मतलब निकालते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं एंड तीनों के बारे में हम डिटेल में पढ़ते हैं। ठीक है, एक ही चैप्टर में, जो कि तुम्हारा 8 नंबर कवर अप हो जाता है इस इंडिविजुअल चैप्टर से। ठीक है, ये यकीन मानो यार बहुत इजी है, तुम्हारा इकोनॉमिक्स इस बार का क्लास 12 का बहुत इजी है। बस थोड़ा सा वास्ट बोल सकते हो, थोड़े सी ज्यादा हैं इसमें कंटेंट है, लेकिन सारी चीजें इजी है भाई। ठीक है, और तुम्हारे प्रोजेक्ट वर्क हो जाएंगे जो तुम्हारे 20 मार्क्स के। ठीक है, तो आप इसको भी देख लो। ठीक है, चेक कर सकते हो। फिर मैं बात करूँ ना इंट्रोडक्टरी, ठीक है, इंट्रोडक्टरी मैक्रो इकोनॉमिक्स की, जो कि हमने अभी यहाँ पे डिस्कस किया, वही चीजें यहाँ पे डिटेल्स में है। तो मैं बात करूं पहला यूनिट 1 में नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट। ठीक है, तो इसमें हम पहले तो देखेंगे कि भैया मैक्रो इकोनॉमिक्स होता क्या है, व्हाट इज मैक्रो इकोनॉमिक्स। फिर हम देखेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट इसके मैक्रोस के, ये कंजप्शन गुड्स क्या होता है, कैपिटल गुड्स क्या होते हैं, फाइनल गुड्स क्या होते हैं, इंटरमीडिएट गुड्स क्या होते हैं। फिर हम देखेंगे स्टॉक एंड फ्लो क्या होता है। फिर हम देखेंगे ग्रॉस इन्वेस्टमेंट एंड डेप्रिसिएशन क्या होते हैं। ठीक है, इन सारी चीजों को हम कवर अप करेंगे। फिर सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम क्या होता है, 2 सेक्टर मॉडल क्या होते हैं। ठीक है, फिर हम जो कैलकुलेशन यानी कि नेशनल इनकम निकालने का जो मेथड होता है, ठीक है, उन सारी चीजों को हम देखेंगे, जो कि हमारा वैल्यू एडेड मेथड होता है। ठीक है, जिसको हम प्यार से प्रोडक्ट मेथड कहते हैं। एक हमारा होता है एक्सपेंडिचर मेथड एंड एक होता है इनकम मेथड। ये हम तीनों मेथड को हम देखेंगे। ठीक है, 3 हमारे मेथड होता है जो। फिर हम देखेंगे एग्रीगेट रिलेटेड टू नेशनल इनकम, जो कि हमारा ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट हो गया जीएनपी। फिर नेट नेशनल प्रोडक्ट हो गया एनएनपी हो गया। फिर ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट हो गया। फिर एंड नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट हो गया। फिर एट मार्केट प्राइस एट फैक्टर कॉस्ट। फिर रियल एंड नॉमिनल जीडीपी हो गया। फिर जीडीपी डिफ्लेटर एंड जीडीपी वेलफेयर हो गया। ठीक है, मतलब इन सारी चीजों को हम पढ़ेंगे इन डिटेल में। ठीक है, फिर मैं बात करूं आ जाओ मनी एंड बैंकिंग की, यानी कि मनी क्या होता है, मनी कहाँ से फॉर्म होता है। ठीक है, बैंकिंग क्या होते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें, जैसे मनी में मीनिंग क्या होता है, फंक्शन क्या होता है, सप्लाई ऑफ मनी क्या होता है, करेंसी क्या होता है, करेंसी हेल्ड बाय द पब्लिक एंड नेट डिमांड डिपॉजिट। ठीक है, कॉमर्शियल बैंक, इन सारी चीजों के बारे में हम पढ़ते हैं। ठीक है, मनी क्रिएशन एंड कॉमर्शियल बैंकिंग सिस्टम हो गया, मतलब पूरे बैंकिंग सिस्टम को आप समझ लो कि क्लास 12 के अंदर ही। ठीक है, अभी भी आप कंफ्यूज होते होगे ना कि भैया मनी कैसे फॉर्म होती है, मनी क्रिएशन कैसे होता है। ठीक है, आप बैंक्स के अंदर जाते हो तो बहुत सारी चीजें आपके माइंड में होती हैं। ठीक है, तो वो सारे डाउट, सारी टॉपिक आप क्लास 12 के बोर्ड एग्जाम में पढ़ोगे, मतलब इकोनॉमिक्स के चैप्टर्स में पढ़ोगे आप। ठीक है, तो ये सारी चीजें रहने वाली है। फिर मैं बात करूँ नेक्स्ट पार्ट की, सेंट्रल बैंक क्या होता है। ठीक है, इसके फंक्शन क्या होते हैं, एग्जांपल ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इशू। ठीक है, फिर गवर्नमेंट हो गया, बैंकर्स बैंक हो गया, कंट्रोल ऑफ क्रेडिट थ्रू द बैंक रीट हो गया। ठीक है, फिर तुम्हारे कैश रिजर्व रेशियो होता है। ठीक है, वो तुमको पढ़ने को मिलेंगे, जिसको हम प्यार से सीआरआर बोलते हैं शॉर्ट में। ठीक है, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो हो गया, जिसको हम प्यार से एसएलआर बोलते हैं। फिर क्या हो जाएगा, रिपो रेट एंड रिजर्व रिपो रेट होता है। ओपन मार्केट ऑपरेशन हो गया, मार्जिनल रिक्वायरमेंट हो गया। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम देखते हैं। फिर मैं बात करूं यूनिट 3 की, जो डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट होता है। ठीक है, मैं बात करूं एग्रीमेंट डिमांड एंड इट्स कंपोनेंट हो गया, प्रोस्पेरिटी ऑफ कंज्यूमर एंड प्रोस्पेर। ठीक है, प्रोपेंसिटी टू सेव, एवरेज एंड मार्जिनल हो गया, शॉर्ट टर्म इक्विलिब्रियम हो गया। ठीक है, इन सारी चीजों को हम देखेंगे, इन्वेस्टमेंट देखेंगे, मल्टीप्लायर देखेंगे, मैकेनिज्म देखेंगे। ठीक है, मीनिंग ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट देखेंगे, इन्वेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट देखेंगे। ठीक है, इन सारी चीजों को, प्रॉब्लम ऑफ एक्सेस डिमांड एंड deficient डिमांड, मेजर टू करेक्ट देम, चेंज द गवर्नमेंट स्पेंडिंग टैक्स एंड मनी सप्लाईज। ठीक है, एक्सेट्रा। तो इन सारी चीजों को हम देखते हैं। ठीक है, यूनिट 3 में ये सारे पार्ट है, और यूनिट 2 में ये हमारे मनी एंड बैंकिंग हो जाएगी। ठीक है, फिर मैं बात करूं नेक्स्ट पार्ट की, गवर्नमेंट बजट एंड इन द इकोनॉमी। ठीक है,
तो गवर्नमेंट बजट में हम इसका मीनिंग देखेंगे, ऑब्जेक्टिव्स देखेंगे, कंपोनेंट देखेंगे, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ रिसिप्ट, रेवेन्यू रिसिप्ट क्या होता है, कैपिटल रिसिप्ट क्या होता है, क्लासिफिकेशन ऑफ एक्सपेंडिचर क्या होता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होते हैं, बैलेंस क्या होता है, सरप्लस एंड डेफिशिएंट बजट क्या होता है, मेजरमेंट ऑफ गवर्नमेंट बजट क्या होता है, ठीक है। इन सारी चीजों को हम देखते हैं। फिर बैलेंस ऑफ पेमेंट में आ जाओगे तो बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट क्या होता है, मीनिंग एंड कंपोनेंट क्या होते हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट हो गया, सरप्लस ऑफ डेफिशिएट क्या होता है, ठीक है। इन सारी चीजों को हम डिटेल में देखेंगे। फिर फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या होता है, ठीक है, जो फॉरेन से जो करेंसीज जो होती हैं वो एक्सचेंज करते हैं जब, ठीक है। फिर मीनिंग एंड फिक्स फ्लेक्सिबल रेट क्या होता है, मैनेज फ्लोटिंग क्या होता है, डिटर्मिनेशन ऑफ एक्सचेंज रेट इज फ्री मार्केट, मेरिट्स एंड डिमेरिट्स क्या होते हैं, फ्लेक्सिबल एंड फिक्स एक्सचेंज रेट क्या होता है, मैनेज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम क्या होता है, ठीक है। इन सारी चीजों को हम मैनेज करते हैं और पढ़ते हैं आगे, ठीक है। फिर मैं बात करूँ नेक्स्ट पार्ट की, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। हाँ जी, जो कि हमने ऑलरेडी बता दिया है, ठीक है। ब्रीफ इंट्रोडक्शन हम देखेंगे इसमें, ठीक है। डेवलपमेंट ऑफ एक्सपीरियंस 1947-19 एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म 1991, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं, देख लो। ब्रीफ इंट्रोडक्शन हम पहले पढ़ते हैं। फिर स्टेट ऑफ इंडियन इकोनॉमी, ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, इंडियन इकोनॉमिक सिस्टम क्या होता है, फिर कॉमन गोल्स क्या होते हैं, 5 ईयर प्लान्स क्या होते हैं, ठीक है, इन सारी चीजों को। फिर मेन फीचर्स क्या होते हैं इसके, प्रॉब्लम देखेंगे, पॉलिसीज देखेंगे, एग्रीकल्चर हो गया या इंस्टीट्यूशनल एस्पेक्ट के अकॉर्डिंग हम जो न्यू एग्रीकल्चर स्ट्रेटेजी थी उन सारी चीजों को हम समझेंगे। फिर इंडस्ट्री जो हमारी थी आईपीआर 1956 एसएसआई के अकॉर्डिंग रोल ऑफ इम्पोर्टेंस क्या थी, एंड फॉरेन ट्रेड क्या था, उन सारी चीजों को हम समझेंगे, ठीक है। फिर इकोनॉमिक रिफॉर्म 1991 हो गया, फीचर्स एंड अप्रोप्रिएशन ऑफ लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन एंड प्राइवेटाइजेशन, एलपीजी पॉलिसी हो गया, कॉन्सेप्ट ऑफ ठीक है, डिमोनेटाइजेशन एंड जीएसटी हो गया, ठीक है। इन सारी चीजों को हम देखेंगे। फिर करंट चैलेंजेस फेसिंग इंडियन इकोनॉमी हो गया, ठीक है, जो कि ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, how people becomes the resources, role of human capital in the economic development, growth of educational sector in India, ठीक है, ये चीज हो जाएगा। फिर रूरल डेवलपमेंट की इशू, क्रेडिट एंड मार्केटिंग, रोल ऑफ कंपेरेटिव एग्रीकल्चर, डाइवर्सिफिकेशन हो गया, अल्टरनेटिव फार्मिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या होता है, इन सारी चीजों के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। फिर एम्प्लॉयमेंट हो गया, एम्प्लॉयमेंट क्या होता है, इन सारी चीजों को देखेंगे। फिर एम्प्लॉयमेंट के अंदर ग्रोथ हो गया, चेंज इन वर्क फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, इनफॉर्मल क्या हो गया, इनफॉर्मल सेक्टर क्या होता है, प्रॉब्लम्स एंड पॉलिसीज क्या हो जाएंगे, ठीक है। फिर सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बारे में हम देखेंगे, ठीक है, जो इसकी मीनिंग होंगे, इफेक्ट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा, या रिसोर्सेज ऑफ इन्वायरमेंट इंक्लूडिंग ग्लोबल वार्मिंग हो गया, ठीक है। तो ये सारे चीजें हम देखेंगे, मतलब ये सारी चीजें हम इस बैच में डिटेल में पढ़ेंगे सारे चैप्टर, ठीक है। फिर मैं बात करूँ ना नेक्स्ट पार्ट की, नहीं कहाँ पे थे हम लोग, फिर मैं बात करूँ हमारे आखिरी यूनिट की, डेवलपमेंट एक्सपीरियंस ऑफ इंडिया, ठीक है, जो कि हमारे कंपैरिजन करेंगे नेबर से, जो हमने बताया, ठीक है, पाकिस्तान इंडिया चाइना से, ठीक है, जो भी इशूज थे, जो इकोनॉमिक ग्रोथ थी, जो पॉपुलेशन थी, जो सेक्टरल डेवलपमेंट थे, एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स, ठीक है, तो वो सारी चीजें हम देखेंगे इसमें। फिर प्रोजेक्ट इन इकोनॉमिक्स, यानी कि क्या क्या प्रोजेक्ट थे हमारे इकोनॉमिक्स के अंदर, वो सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। फिर हम बात करेंगे ना, फिर हम बात करेंगे मतलब बुक्स के अकॉर्डिंग, तो ये तो क्या ही बताना, तुम लोग ने बुक्स ले लिया होगे, ठीक है, माइक्रो इकोनॉमिक्स एनसीईआरटी से हम देख लेना। फिर अगर इंडियन हो तो एनसीईआरटी पढ़ लेना। हाँ ध्यान देना, ये चीज हमने बताना भूल गया, ठीक है। आप ये जो बुक है ना, अगर आप ठीक है टोटली एकदम अच्छे से टॉप करना चाहते हो, सारी चीजें हम रीड करना चाहते हो ना, तो आप एनसीईआरटी को मत भूलना, एनसीईआरटी, ठीक है, खासकर ये इंडियन इकोनॉमी, ठीक है, क्लास 11 नहीं, क्लास 12, यानी कि खासकर क्लास 12 के जो एनसीईआरटी है इंडियन इकोनॉमी को, इसको पढ़ना मत भूलना, एकदम अच्छे से रीड कर लेना, ठीक है। मैं सारी चीजें मेरे टॉपिक वाइज में सारा कुछ पढ़ाई तो दूंगा ही, ठीक है, मैं तो पढ़ाऊंगा, लेकिन अपने से भी एक बार मतलब पढ़ लेना एक बार अच्छे से, ठीक है। और माइक्रो भी देख लेना, पढ़ लेना, ठीक है, एक बार रीड कर लेना माइक्रो।
माइक्रो नहीं, सॉरी, मैक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है। तो ये चीज होती है, और आशा करता हूँ ना कि आप लोग को सारी चीजें समझ में आई होंगी। फिर मैं बात करूँ नेक्स्ट पार्ट की, ठीक है। जैसे कि हमने 11th में देखा था, वही चीज इसमें क्या होगा कि आपकी जो 12th के जो एग्जाम होंगे ना, ठीक है, तो जाहिर सी बात है, जो 12th के एग्जाम होते हैं तो वो 3 फेज में जो मार्क्स जो होते हैं, और जो पेपर के जो क्वेश्चन होते हैं ना, वो 3 फेज में होते हैं, ठीक है। कैसे मतलब कि एक तो हमारा होता है रिमेम्बरिंग एंड एक अंडरस्टैंडिंग होता है, ठीक है। यानी कि आपके 40% और 32 मार्क्स के जो कि रहने वाले हैं, यानी कि रिमेम्बरिंग यानी कि याद करने वाले क्वेश्चन, और एक हमारा मतलब उसमें अंडरस्टैंडिंग यानी कि याद करने वाले को मतलब समझ के लिखो सारी चीजों को, जैसे कि एग्जिबिट मेमोरी ऑफ प्रीवियसली लर्न मटेरियल बाय रिकॉलिंग, ठीक है। फैक्ट हो गया, टर्म्स हो गया, बेसिक कॉन्सेप्ट हो गया एंड आंसर्स, ठीक है, ये सारी चीजें। डिमॉन्स्ट्रेट अंडरस्टैंडिंग बाय फैक्ट एंड आइडियाज हो गया, ऑर्गेनाइजिंग कंपैरिजन हो गया, ट्रांसलेटिंग हो गया, इंटरप्रेटिंग हो गया, गिविंग डिस्क्रिप्शन एंड, ठीक है, स्टेटिंग मेन आइडियाज, ठीक है। तीन सारे टॉपिक्स में हमारे मतलब इन सारी चीजों को देखते हुए हमारे क्वेश्चन डिजाइन किए जाते हैं, ठीक है। फिर मैं बात करूं अप्लाइंग, इसमें मतलब नेशनल इनकम से या और भी जितने टॉपिक्स हैं मतलब चैप्टर्स हैं जो कि न्यूमेरिकल है, वो भी तुम्हारे 30% आने वाले हैं, ठीक है। तो ऐसा मत करके जाना कि भैया हम थ्योरी पढ़ लेंगे न्यूमेरिकल नहीं लगाएंगे। तो भैया अगर न्यूमेरिकल नहीं लगाओगे, ठीक है, तो तुम्हारे कम से कम 24 मार्क्स के तो तुम अटेम्प्ट ही नहीं करोगे, समझ लेना। नंबर क्या आएगा क्या नहीं आएगा वो बात की बात है, लेकिन तुम्हारे 24 नंबर में से एक भी नंबर नहीं पाने वाले हो। तो भैया न्यूमेरिकल लगा के जाना, ठीक है। मतलब न्यूमेरिकल का मतलब नेशनल इनकम हो गया, एग्रीगेट हो गया, वो सारी चीजें मैं पढ़ाऊंगा और आपको सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा, ठीक है। तो आप इन सारी चीजों को पढ़ लेना। देखो, सॉल्व प्रॉब्लम ऑफ न्यू सिचुएशंस बाय द अप्लाइंग द एक्वायर्ड नॉलेज, फैक्ट, टेक्निक एंड रूल्स इन द डिफरेंट वे, ठीक है। फिर देखो, एनालाइजिंग, एवोल्यूटिंग एंड क्रिएटिंग, examine the break information into the part of identifying motive of cause, make the inference and find evidence to the support generalization, etc. ठीक है। Present, defend the opinion by the making judgment about the information, validity of ideas, quality of work based on the set of criteria, ठीक है। Compile information हो गया, together in different way in the combining element in the new pattern of prospering alternative solution, etc. ठीक है। तो ये हमारे 30% रहने वाले हैं जो कि 24 मार्क्स के हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं जो कि परसेंटेज में अगर 100% ये तुम्हारा आएगा और ये 80 मार्क्स का होगा, और जो कि तुम्हारे 20 मार्क्स के जो हमारे होंगे, ठीक है, 20 मार्क्स के, वो तुम्हारे प्रोजेक्ट नंबर होगा। प्रोजेक्ट में एक बार और बता दूं कि आपको वाइवा भी देना पड़ेगा। मतलब ये सारी चीजें जो आप पढ़ रहे हो ना, ये सारी चीजें, ठीक है, इसमें आपको वाइवा भी मतलब पूछा भी जाएगा ये सारी चीजें, ठीक है। तो आपको ऐसा नहीं करना है कि आपको केवल रिटर्न में ही लर्न करो, प्रैक्टिस करो, ठीक है। सारी चीजें अच्छे से लर्न भी होना चाहिए, सारी चीजें आपको सामने वाले को प्रेजेंट कर सकते हो, सारी चीजें सामने वाले को सुना सकते हो। तो ऐसे स्टडी आपको करनी है, ठीक है। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी और सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी कि भैया एग्जाम के बारे में आपने बता दिए, कैसे क्वेश्चन आएंगे, क्या क्या मुझे पढ़ने हैं, ठीक है। कौन से चैप्टर्स के नंबर मतलब कौन से चैप्टर्स के कितने मार्क्स के आएंगे आपके एग्जाम में, ठीक है। ये सारी चीजें हमने डिस्कस कर दिया। और हमारी ये वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज यार लाइक कर देना, ठीक है। इस वीडियो को लाइक कर दो जितना हो पाए तो, ठीक है। मतलब जितने व्यूज हो उतने कम से कम लाइक करो, ठीक है। और कम से कम हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। और आने वाली हमारी कल में हमारी जो इकोनॉमिक्स की जो आगे जो लेक्चर है वो मैं आगे कराऊंगा, ठीक है। तो आशा करता हूँ सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। ओके, बाय बाय, थैंक यू।